गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक दो दिन से 3-4 दिन से मैं वोकैबुलरी जो है वो टाइम से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अपनी अस्वस्थता के चलते। आपको भी शायद अभी 3-4 दिन अभी और थोड़ा सा डिले मिले वोकैबुलरी में, टाइमली आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। वीकली वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इमोटिव, और बीच बीच में शायद हो सके मैं इसका जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है वो ना पढ़ पाऊँ, तो आप थोड़ा समझ जाइएगा। मैं थोड़ा हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ बीच में, तो थोड़ा मैं छोड़ सकता हूँ बीच बीच में, तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। आज का पहला वर्ड है वीकली वोकैबुलरी का इमोटिव। इमोटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या स्थिति जो भावनाओं से भरी हुई हो, भावनापूर्ण हो, भावपूर्ण हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इमोटिव। कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड इमोटिव। नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बोलने की कला होना, वाक चातुर्य या वाक पटुता होना, बोलने में एकदम चतुर होना, उसको बोला जाएगा rhetoric. A way of speaking or writing that is intended to impress or influence people but is not always sincere, that is called rhetoric. नेक्स्ट वर्ड है वेनिंग। वेनिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी हो जाना, घट जाना उसका, उसको बोला जाएगा वेनिंग। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई स्थानीय घटना, लोकल लेवल पे जो घटे कोई घटना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, उसको बोला जाएगा पैरोकियल। ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इश्यूज दैट हैपेंड इन योर लोकल एरिया एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड पैरोकियल। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वैबल। स्क्वैबल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, विवाद होना, उसको बोला जाएगा स्क्वैबल। To argue in a noisy way about something that is not very important, that is called squabble. Next word है sulking. Sulking यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से रूठ जाना, उससे नाराज हो जाना, उसको बोला जाएगा sulking. To refuse to speak or smile because you want people to know that you are angry about something, that is called sulking. नेक्स्ट वर्ड है बैड ब्लड। बैड ब्लड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आपसी दुश्मनी, द्वेष या फिर कटुता होना, किसी के साथ किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना, उसको बोला जाएगा बैड ब्लड। अ फीलिंग ऑफ इल विल अराउजिंग एक्टिव हॉस्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड बैड ब्लड। नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हितकारी हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए फायदे वाली हो, उसको बोला जाता है सैल्यूटरी। A salutary experience is good for you even though it may seem difficult or unpleasant at first, that is called salutary. Next word है arbitration. Arbitration यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो समूह के बीच कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई विवाद है, और उस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करना और किसी डिसीजन पर पहुंचना, उसको बोला जाता है arbitration. Arbitration is the judging of a dispute between people or groups by someone who is not involved. That is called arbitration. Next word है retrospective. Retrospective यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पहले से लागू कोई बात या अपनी पुरानी बातों को याद करना, पूर्व प्रभावी कोई बात होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में retrospective. Looking again at the past. नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई अप्रिय बात जो बड़े लंबे समय से चली आ रही हो, या ऐसा कोई काम जो बड़ी लंबी अवधि तक चले, उसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रोटेक्टेड। समथिंग यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट दैट इज प्रोटेक्टेड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन यूजुअल और लॉन्गर देन यू होप्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विवादपूर्ण या विवादग्रस्त कोई स्थिति या कोई बात होना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेंशियस। लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशियस। अगला शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से बलपूर्वक कही गई कोई बात, उसको बोला जाएगा एम्फेटिक। सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। नेक्स्ट वर्ड है पैरिक विक्ट्री। पैरिक विक्ट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी विजय, ऐसी कोई जीत जिसे हासिल करने के लिए
उसे हासिल करते करते हमें इतना लाभ ना हुआ हो जितनी ज़्यादा उसके हासिल करने के लिए हमें हानि उठानी पड़ी हो। तो ऐसी कोई जीत, ऐसी कोई विजय को बोला जाएगा Pyrrhic victory. If you describe a victory as a Pyrrhic victory, you mean that although someone has won or gained something, that have also lost something that way worth even more. That is called Pyrrhic victory. नेक्स्ट वर्ड है incessant. incessant यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लगातार हो, सतत हो, लगातार चलता रहे, उसको बोला जाएगा incessant. An incessant process or activity is one that continues without stopping. That is called incessant. Next word है vilification. Vilification यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की मानहानि करना, किसी को कलंकित करना, आलोचना करना या फिर उसकी निंदा करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में vilification. A rude expression intended to offend or hurt. That is called vilification. नेक्स्ट वर्ड है diatribe. डायाट्राइब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निंदा या फिर हम बोल सकते हैं अपने भाषण में किसी के प्रति आलोचनात्मक या निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करना, उसको बोला जाएगा डायाट्राइब। अ डायाट्राइब इज एन एंग्री स्पीच और आर्टिकल विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल और समवन्स आइडियाज और एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड डायाट्राइब। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रावीन्स. कॉन्ट्रावीन्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, माफ कीजिएगा वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का उल्लंघन करना या किसी कानून या नियम को भंग कर देना, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रावीन्स। अगला शब्द है हर्ल. हर्ल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, उसकी निंदा करना, उसको बोला जाएगा हर्ल। ये शब्द यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इफ यू हर्ल अब्यूज और इंसल्ट्स एट समवन, यू शाउट इंसल्ट्स एट देम एग्रेसिवली, दैट इज कॉल्ड हर्ल। नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेशंस. एस्पिरेशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को, किसी चीज को, किसी को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा या फिर महत्वाकांक्षा होना, उसको बोला जाएगा एस्पिरेशंस। Someone's aspirations are their desire to achieve some things or something, that is called aspirations. नेक्स्ट वर्ड है reiterate. reiterate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, उसको बार बार कहना, किसी बात को जोर देके बार बार कहना, उसको बोला जाएगा reiterate. If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterate. नेक्स्ट वर्ड है devolution. devolution यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार, जिसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऊंचे पद से किसी लोअर जो तबका है, लोअर जो पद है कोई, उसको अपना अधिकार सौंप देना, उसको या हम बोल सकते हैं हिंदी में उसको विकेंद्रीयकरण करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डेवोल्यूशन। द एक्ट ऑफ गिविंग पॉलिटिकल पावर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डेवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्सिलिएशन. रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो कोई कंट्रीज हैं या दो कोई ग्रुप है, उनके बीच आपसी विवाद या फिर झगड़े को उनका सुलझ जाना, समझौता होना, मिलान होना या फिर उनका पुनर्मिलन हम बोल सकते हैं, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू पीपल और कंट्रीज हु हैव क्वारल्ड इज द प्रोसेस ऑफ देयर बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। अगला शब्द है स्केप्टिसिज्म, माफ कीजिएगा, रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के प्रति अपना अविश्वास होना या फिर संदेह की स्थिति होना, संदेहवाद होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इज ग्रेट डाउट अबाउट वेदर समथिंग इज ट्रू और यूजफुल, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोबेशन. एप्रोबेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को अपनी अनुमति प्रदान करना, स्वीकृति देना या फिर समर्थन करना किसी बात का, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में एप्रोबेशन। एप्रोबेशन इज अप्रूवल ऑफ समथिंग और एग्रीमेंट टू इट, दैट इज कॉल्ड एप्रोबेशन। अगला शब्द है डिफरमेंट. डिफरमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को या किसी क्रियाविधि को कुछ समय के लिए टाल देना या फिर किसी बात का स्थगन कर देना, उसको बोला जाएगा डिफरमेंट। डिफरमेंट मीन्स arranging for something to happen at a later date, that is called deferment. नेक्स्ट वर्ड है curbed. curbed यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति पर अपना कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना उसको, या फिर किसी कार्य को प्रतिबंधित कर देना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में curbed. अगला शब्द है
वेइंग, वेइंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना या तौलना किसी चीज को, उसको बोला जाएगा वेइंग। इफ समवन और समथिंग वेइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, दिस अमाउंट इज हाउ हैवी दे आर, दैट इज कॉल्ड वेइंग। अगला शब्द है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेहद डरावनी हो, ऐसी कोई स्थिति जो भयभीत करने वाली हो, उसको बोला जाएगा डॉन्टिंग। Something that is daunting makes you feel slightly afraid or worried about dealing with it. That is called daunting. Next word है inoculated. Inoculated यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी रोग, किसी भी बीमारी के बचाव के लिए जो टीका लगाया जाता है, टीकाकरण करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में inoculated. To inoculate a person or animal means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculated. नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद नाजुक हो, बेहद कमजोर हो या फिर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में वल्नरेबल। समवन हु इज वल्नरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन with the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable. अगला शब्द है paucity. paucity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अभाव होना, किसी चीज की कमी होना, अल्प मात्रा में होना किसी चीज का, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में paucity. less than enough of something, और हम बोल सकते हैं too little, that is called paucity. नेक्स्ट वर्ड है stringent. stringent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर, सख्त कोई बात या कानून नियम होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में stringent. Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्टेड, हमने अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइंट। डिफाइंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है निडर, एकदम निडर होना या विद्रोह करना, विद्रोही होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डिफाइंट। इफ यू से दैट समवन इज डिफाइंट, यू मीन दैट शो एग्रेशन और इंडिपेंडेंस बाय रिफ्यूजिंग टू ओबे समवन, दैट इज कॉल्ड डिफाइंट। अगला शब्द है डिटेंशन। डिटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कारागार में डाल देना, या फिर उसको उसके घर में ही नजरबंद करके रखना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डिटेंशन। डिटेंशन इज व्हेन समवन इज अरेस्टेड और पुट इनटू प्रिजन, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है कोर्सिव। कोर्सिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बलपूर्वक या फिर जोर जबरदस्ती करके किसी से कोई काम करवाना, उसको बोला जाएगा कोर्सिव। कोर्सिव मेजर्स आर इंटेंडेड टू फोर्स पीपल टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव। नेक्स्ट वर्ड है रेक्ट। रेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अपने फेवर में डिसीजन को पाने के लिए, अपने फेवर में किसी डिसीजन को लेने के लिए स्थिति को प्रभावित करना, तथ्यों को प्रभावित करना, उसको बोला जाता है रेक्ट। टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट एक्सेट्रा इन एन अनफेयर वे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट यू वांट, दैट इज कॉल्ड रेक्ट। अगला शब्द है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी का समर्थन करना, किसी बात की सपोर्ट करना, उसको बोला जाता है प्रॉपिंग। टू बी अ ग्रुप, टू बी अ प्रॉप फॉर अ सिस्टम, इंस्टीट्यूशन और पर्सन मीन्स टू बी द मेन थिंग दैट कीप्स देम स्ट्रॉन्ग और हेल्प्स देम सर्वाइव, दैट इज कॉल्ड प्रॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिशन। डेमोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है विध्वंस होना, तबाही होना, तोड़फोड़ करना या फिर विनाश होना, उसको बोला जाएगा डेमोलिशन। एन इवेंट और द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज समथिंग, दैट इज कॉल्ड डेमोलिशन। नेक्स्ट वर्ड है वेंडल्स। वेंडल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना, उसको हानि पहुंचाना, उसको बोला जाएगा वेंडल्स। अ पर्सन हु डैमेजेस somebody's else property, माफ कीजिएगा शॉर्टकट में ही यहाँ पे लिख दिया है, somebody's else property deliberately and for no purpose, that is called vandals. नेक्स्ट वर्ड है detritus. detritus यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी प्राकृतिक वस्तु का कचरा या फिर प्राकृतिक वस्तु के टूट फूट जाने के बाद जो मलबा, जो कचरा बचे, उसको बोला जाएगा detritus. Natural waste material that is left after something has been used or broken up, that is called detritus.
नेक्स्ट वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई स्थिति बेहद खराब या फिर कोई कुख्यात व्यक्ति हो, उस सेंस में इसका यूज होता है एग्रीजियस का। एग्रीजियस मीन्स वेरी बैड एंड ऑफेंसिव, दैट इज कॉल्ड एग्रीजियस। नेक्स्ट वर्ड है डेब्रीज। डेब्रीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अवशेष होना, मलबा या फिर कचरा अवशेष, उसको बोला जाएगा डेब्री। Pieces from something that has been destroyed, especially in an accident. किसी भी दुर्घटना के बाद कोई भी कैलेमिटी हो, उसके बाद कोई मलबा हो, कचरा बचे, अवशेष हो, तो उस अवशेष को बोला जाएगा डेब्री। अगला शब्द है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का या किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग समर्थक होना, उसको बोला जाएगा प्रोपोनेंट। अ पर्सन हु स्पीक्स और आर्ग्यूज ओपन पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पार्टिकुलर आइडिया और परसुएड्स पीपल टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई वस्तु की बात लें तो ऐसी कोई वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, जो पारदर्शी हो, या फिर हम किसी स्थिति की बात करें तो ऐसी स्थिति जो एकदम सुस्पष्ट हो, साफ हो, उसको बोला जाएगा unambiguous. If you describe a message or comment as unambiguous, you mean that it is clear and cannot be understood wrongly. That is called unambiguous. Next word है protagonist. Protagonist यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने में अग्रणी रहना, अपना अग्रणी होना, उसे अपना समर्थन प्रदान करना, उसको बोला जाएगा प्रोटैगनिस्ट। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचना किसी तरह का या फिर षड्यंत्र रचना, उसको बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। अ सीक्रेट प्लान बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज से मुक्ति मिलना, छुटकारा मिलना, उसको बोला जाएगा एक्सोनरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बर्स। एम्बर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को और ज्यादा भड़का देना, माफ कीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, भड़का देना या उसको उकसाना, या किसी व्यक्ति को उकसा देना, उसको बोला जाएगा एम्बर्स। A piece of wood or coal that is not burning but is still red and hot after fire has died, that is called embers. तो जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था वो हुआ था भड़काने की सेंस में, लोगों को किसी बात के लिए भड़का देना, उसको बोला गया था एम्बर्स। अगला शब्द है पायर। पायर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लकड़ी का ऐसा ढेर शमशान घाट पे जिस पे रख के लाश को, शव को जलाया जाता है, जिसको हम चिता बोलते हैं, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में पायर। अ लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज प्लेस्ड एंड बर्न्ड एज अ पार्ट ऑफ अ फ्यूनरल सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड पायर। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अति क्रूर व्यवहार होना किसी के प्रति या फिर किसी के ऊपर अत्याचार करना, उसको बोला जाएगा एट्रोसिटी। अगला शब्द है चोर्स। चोर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रोजाना का काम, हमारा दैनिक किया जाने वाला कोई काम जो कि हमें अरुचिकर तो बेशक लगे परंतु हमें करना वो जरूरी हो, अनिवार्य हो, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में चोर्स। अ चोर इज अ टास्क दैट यू मस्ट डू बट दैट यू फाइंड अनप्लेजेंट और बोरिंग, दैट इज कॉल्ड चोर्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद अप्रिय हो, चिंताजनक हो या फिर बेहद डरावनी हो, या इस तरह का कोई समाचार, इस तरह की कोई न्यूज होना, उसको बोला जाएगा ग्रिम। यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन, न्यूज एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। नेक्स्ट वर्ड है टेसिट। टेसिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में कही गई कोई बात, तो उसको बोला जाएगा टेसिट। अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड, दैट इज कॉल्ड टेसिट। अगला शब्द है सॉर्डिड। सॉर्डिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनैतिक होना, ऐसा कोई व्यक्ति जो अनैतिकतापूर्ण व्यवहार करे, लालची होना या फिर बहुत ज्यादा कमीना होना, दैट इज कॉल्ड सॉर्डिड। इफ यू डिस्क्राइब someone's behavior as sordid, you mean that it is immoral or dishonest, that is called sordid. नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना किसी के काम में, या हम बोल सकते हैं किसी के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना, घुसपैठ करना, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है इंट्रूसिव का। समथिंग दैट इज इंट्रूसिव disturbs your mood or your life in a way you do not like, that is called intrusive. नेक्स्ट वर्ड है abrogation. abrogation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
किसी भी चीज़ को, किसी भी नियम या कानून को ऑफिशियली तौर पे, आधिकारिक तौर पे रद्द कर देना, उसको बोला जाता है एब्रोगेशन। द एक्ट ऑफ एब्रोगेटिंग एन ऑफिशियल और लीगल कैंसलेशन, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेशन। नेक्स्ट वर्ड है लॉगरहेड। लॉगरहेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद मूर्ख हो, बेवकूफ हो, या कोई बेवकूफ़ी भरी बात, मूर्खता भरी बात या मूर्खता भरा कोई काम करना, उसको बोला जाता है लॉगरहेड। These words are used to express the law opinion of someone's intelligence, that is called loggerhead. नेक्स्ट वर्ड है lopsided. lopsided यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसका कि हम एक ही पक्ष देखें, जो कि एक तरफी हो, असंतुलित हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में lopsided. With one side lower or smaller than the other, that is called lopsided. नेक्स्ट वर्ड है depleted. depleted यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, उसमें कमी कर देना, उसको बोला जाएगा depleted. To reduce the amount of something so that there is no much left, that is called depleted. अगला शब्द है vulnerable. vulnerable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके, उसको हम बोल सकते हैं नाजुक, दुर्बल या अति संवेदनशील होना। वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क. स्टार्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति या कि किसी बात का बहुत ज्यादा सख्त होना, कठोर होना एवं अनिवार्य होना, उसको बोला जाएगा स्टार्क। अगला शब्द है प्रेसिपिटस. प्रेसिपिटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा तीखी ढलान होना, उसको बोला जाएगा प्रेसिपिटस। A precipitous slope or drop is very steep and often dangerous. That is called precipitous. Next word है arid. arid यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी भूमि जो एकदम सूखी हो, बंजर हो, जिसपे किसी भी तरह का कोई प्लांट ज्यादा ना लगे हो, पेड़ पौधे ना हो, उसको बोला जाता है arid. Arid land is so dry that very few plants can grow on it. That is called arid. नेक्स्ट वर्ड है ब्राउलिंग. ब्राउलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी झड़प होना, लड़ाई झगड़ा होना, झगड़ना किसी के साथ, उसको बोला जाएगा ब्राउलिंग. ब्राउल इज अ रफ और वायलेंट फाइट, दैट इज कॉल्ड ब्राउलिंग. नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा. एक्स्ट्रावेगेंजा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई बेतुका कार्यक्रम होना या फिर कोई बेतुकी बात होना, उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रावेगेंजा. An extravaganza is a very elaborate or expensive show or performance, that is called extravaganza. नेक्स्ट वर्ड है cognitive. cognitive यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ज्ञान संबंधी कोई बात होना, उसको बोला जाएगा cognitive. cognitive means relating to the mental process involved in knowing, learning or understanding things, that is called cognitive. नेक्स्ट वर्ड है acerbic. acerbic यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कड़वी, कसैली या फिर किसी पे के ऊपर किसी तरह का कोई कटाक्ष करना, कोई तीखी बात होना, उसको बोला जाता है असेर्बिक. असेर्बिक ह्यूमर इज क्रिटिकल एंड इनडायरेक्ट, माफ कीजिएगा डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड असेर्बिक. नेक्स्ट वर्ड है बंगलिंग. बंगलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गोलमाल करना, घपला करना, उसको बोला जाएगा बंगलिंग. इफ यू बंगल समथिंग यू फेल टू डू इट प्रॉपरली बिकॉज यू मेक मिस्टेक्स और आर क्लमजी, दैट इज कॉल्ड बंगलिंग. नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगियस. एम्बिगियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिसके कि हम आर पार ना देख सकें, या ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल एकदम अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, या जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एम्बिग्यूअस. और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है अनएम्बिग्यूअस. इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एम्बिग्यूअस you mean that it is unclear or confusing because it can understood in more than one way, that is called an ambiguous. तो ये एम्बिग्यूअस शब्द वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको ऑडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक कीजिएगा, ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीकली वोकैबुलरी में इतना ही, और थोड़ा 3-4 दिन के लिए मैनेज कर लीजिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको वोकैबुलरी शायद टाइमली प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँ, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। तो वीकली वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।